हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में नाउन्स, उसके बाद हमने पढ़ा था नाउन्स के कुछ रूल्स और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नाउन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी हम पढ़ेंगे वर्ब्स, ठीक है। तो पहले हम वर्ब का डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, व्हाट आर वर्ब्स? वर्ब्स आर words that are used to describe an action, state or occurrence and forms the main part of the predicate of a sentence. Okay? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो बचपन से पढ़ के आए हैं, सो देख लेते हैं। सपोज मैंने लिखा है आई ईट अ केक, मुझे बहुत भूख लग रही है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस एग्जांपल। सो आई इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। और हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि सब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन। हमने नाउन पे फोकस किया था, तो आई इज क्या है? सब्जेक्ट। ओके, इसके बाद हम क्या देख सकते हैं? ईट, ये क्या एक्शन दिखा रहा है? खाने का। तो ये क्या हुआ? वर्ब, क्योंकि हम यहाँ पे देख चुके हैं कि वर्ब मतलब एक एक्शन, ठीक है। तो मैं केक खा रही हूं, ये वर्ब है। ओके, और जो मैं बात कर रही थी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की, ये है अगर सब्जेक्ट, तो प्रेडिकेट क्या होगा? बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। प्रेडिकेट का मेन पार्ट होता है वर्ब। वर्ब के बगैर सेंटेंस कभी फॉर्म हो ही नहीं सकता, और ये बात याद रखना है दैट इट फॉर्म्स द मेन पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। ओके, इतना आपको समझ में आ गया? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। काइंड्स ऑफ वर्ब्स। अभी वर्ब के कुछ प्रकार है, लेट्स एक्सप्लोर। मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले नीचे से शुरू करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स में क्या क्या आ सकता है? मतलब बी फॉर्म के जितने भी वर्ड्स हैं। सपोज I am writing a letter. इसमें देखिए, ये जो वर्ड है ये क्या कर रहा है? लिखने के काम के पहले ये वाला वर्ड यूज हुआ है, मतलब बेसिकली दिस इज हेल्पिंग वर्ब। अच्छा ठीक है, एक बार मेन वर्ब को भी देख ही लेते हैं। मेन वर्ब मतलब जो काम हो रहा है, यहाँ पे लिखने का काम हो रहा है, मैं चिट्ठी लिख रही हूँ, लिखने का काम जो हो रहा है वो है मेन वर्ब, मतलब जो मेन एक्शन को डिनोट कर रहा है, मतलब जो एक्शन को डिनोट कर रहा है। बेसिकली इतना याद रखना है, जो आप काम कर रहे हैं, जो वर्ड डिनोट कर रहा है दैट इज वर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली कि कौन सा एक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पे बेसिकली ये तो कोई एक्शन नहीं है ना, लेकिन ये वर्ब है, लेकिन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प कर रहा है, ठीक है। और ये लिखने का काम कर रहा है, मतलब ये मेन वर्ब हुआ। ओके, अच्छा, तो पहले हम लोगों को समझ में आ गया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का डिफरेंस, ठीक है। अभी हमको देखना है कि इसके कितने प्रकार है, इसके कुछ सब टाइप्स भी है, मतलब दीज आर द सब टाइप्स। देखते हैं, काफी लेंथी चैप्टर है, सो आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। आज हम थोड़ा धीरे धीरे देखते हैं कि इनके प्रकार क्या है, इनका काम क्या है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब में फर्स्ट आता है प्राइमरी, ऑक्सिलरी और मोडल्स, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज मतलब क्या होता है? वैसे एक बात बताना चाहती हूँ आपको, हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोला जाता है। ओके, प्राइमरी ऑक्सिलरीज मतलब मैंने जो ये बोला, ये सारे वर्ड्स प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके भी तीन फॉर्म्स होते हैं, टू बी, टू डू, टू हैव। There are three types of primary auxiliaries: be form, do form और have form, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे modals। अच्छा, ये modals कैसे शब्द है? सपोज मैं बोल रही हूँ I can go to the party tonight, या फिर मैं बोल रही हूँ may I come in। तो ये सारे जो मैं वर्ड्स यूज कर रही हूँ, मतलब these words express permission, मतलब परमिशन अगर मैं किसी से मांग रही हूँ तो मैं ये वर्ड यूज करूंगी may। अगर मैं कोई एबिलिटी की बात कर रही हूँ, कैन, जैसे मैं पार्टी में जा सकती हूँ, आई कैन गो टू द पार्टी, ये भी हो गया एक। तो ये जो पॉसिबिलिटी, कोई कंपल्शन हो, कंपल्शन मतलब मजबूरी, मजबूरी में जैसे होता है यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, ये एक मजबूरी। बेसिकली क्या है? ये कोई मजबूरी आपको सेंटेंस में, मतलब सेंटेंस का अर्थ नहीं बोलना है, आपको बोलना है बेसिकली मैं जो ये नीड का जो मीनिंग बोल रही हूँ
इसका मतलब है मजबूरी, ठीक है, मजबूरी के सेंस में हम यूज करते हैं। यू नीड टू गो आउट नाउ, ऐसे भी बोल सकते हैं, इट डिपेंड्स। सो ये सारे जो वर्ड्स हैं इनको मोडल्स कहा जाता है, मोडल्स, जो कि हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप, या आप बोल सकते हैं सब टाइप है, एनीथिंग यू लाइक। ओके, अभी मेन वर्ब्स का हम देखेंगे, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। ओके, अभी जो ये जितने भी इसके प्रकार है, लेट्स एक्सप्लोर वन बाय वन। इतना सब कुछ एक ही स्लाइड में आपको पता चल जाएगा तो आपका दिमाग जैम हो जाएगा। सो लेट्स स्लोली प्रोसीड। ओके, सो मैंने एक चार्ट बनाया है, हेल्पिंग वर्ब, a verb that helps the main verb, just like I said in the previous slide. So primary auxiliary जैसे मैंने बोला है, to do, to be, to do, to have, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका modals, can, may, let me write it again, can, may, shall, need इत्यादि। ओके, ये हम समझ गए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो प्राइमरी ऑक्सिलियरी, प्राइमरी ऑक्सिलियरी में हम कैसे कैसे वर्ड्स यूज करते हैं। सपोज आई एम टेकिंग अ बाथ, फुल स्टॉप। तो यहां पे मेन वर्ब क्या हुआ, टेकिंग, एम क्या कर रहे हैं, टेक को हेल्प कर रहे हैं, मतलब मेन वर्ब को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो आई एम टेकिंग अ बाथ, इसमें एम इज द हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब। ओके, आई डू नॉट नो द ट्रूथ, इसमें कौन सा फॉर्म है, प्राइमरी ऑक्सिलियरी का डू फॉर्म है, और इसमें क्या है, वी हैव डन अ लॉट सो फार, हैव वाला फॉर्म है। हमने देखा था टू बी, टू डू, टू हैव। सो दीज आर द 3 एग्जांपल्स। Now moving on to the next type, modal. Modal में मैंने जैसे बोला can, shall, need, etc. Let's see. I can speak 3 languages. मैं तीनों भाषा में बात कर सकती हूँ। मैं सच में तीनों भाषा में बात कर सकती हूँ। Like I know हिंदी, बंगाली and English. So ये हुआ modal. इसमें हम एक नोट देखेंगे, okay? Which says that a modal is always followed by the first form of verb. Modal के साथ हमेशा verb का first form यूज होता है। क्या हुआ यहाँ पे, speak, speak, spoke, spoken, ये तीनों verb के form से, ये V2 है, ये V3 है और ये V1 है। But ये दोनों कभी यूज नहीं हो सकता, यही यूज होगा, क्योंकि I can spoke 3 languages नहीं होगा। दिस इज द रूल। मोडल में, मोडल के बाद हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, मेन वर्ब, लाइक आई सेड कि अभी पहले हम प्राइमरी, ऑक्सिलियरी, मोडल्स, मतलब हेल्पिंग वर्ब का किस्सा खत्म करके अभी हम मेन वर्ब में आ जाएंगे, मतलब जो मेन वर्ब होगा, जो मेन एक्शन होगा, ठीक है। लेट्स सी ट्रांजिटिव वर्ब, a verb that requires an object after it. I love my parents. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, अभी तो देखने में इजी लग रहा है, जब हम इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ेंगे ना तब दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन दिमाग खराब नहीं करना है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। I love my parents, पहले हमको वर्ब देखना है, कौन सा वर्ब है, लव, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, I, my parents, my parents क्या है, ये जो एक्शन किया जा रहा है इस पे रिसीव हो रहा है, मेरा प्यार मेरे पेरेंट्स पे रिसीव हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट। फिर से डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, आई लव माई पेरेंट्स, इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। सो इजी, वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब मेरा जो काम, मैं जो काम कर रही हूं वो किसी ऑब्जेक्ट पे जाके परफॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो परफॉर्म किसी पे नहीं होगा, which is intransitive verb. Now let us read the definition. A verb that does not take a direct object. Does not take a direct object. So basically क्या हो रहा है, यहाँ पे जो चीज हो रही है उसका पूरा उल्टा हो रहा है। यहाँ पे there is no object.
द बॉय रन्स। द बॉय क्या है, अभी तो आपको पता है, सब्जेक्ट है, काफी इजी है। सब्जेक्ट है मतलब नाउन है, तो बॉय क्या कर रहा है, भाग रहा है, एक्शन वर्ड। उसके बाद क्या है, इज देयर एनी ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। सो बेसिकली दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब। आप थोड़ा देख लीजिए, मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ कि जो सब्जेक्ट है वो भाग रहा है, बट ये जो भागने वाला एक्शन है किसी पे रिसीव हो रहा है क्या, मतलब उसके बाद कुछ तो है तो नहीं, पहली बात कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसपे रिसीव होगा। सपोज मैं अगर ये भी बोलूं आई ईट अ केक, केक का एग्जाम्पल मैं बार बार दे रही हूं, आपको समझ आ जाएगा। तो मैं जो खा रही हूं, मैं क्या खा रही हूँ, केक खा रही हूँ, तो खाने का एक्शन किस पे जा रहा है, केक पे जा रहा है, ठीक है। अभी मैं एक और लिखती हूं, आई ईट स्लोली, यहाँ पे तो खाने का तरीका बताया गया है, खाना मतलब खाना खाने का एक्शन किसी पे परफॉर्म तो नहीं हो रहा है ना, तो ये तो इंट्रांजिटिव हुआ, ठीक है, ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव हुआ, दिस इज इंट्रांजिटिव। ओके, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। ओके, नाउ देयर इज नेक्स्ट फॉर्म विच इज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। धीरे धीरे देखते हैं। फाइनाइट, अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज, वन सेकेंड, या वेट, यस, फाइनाइट वर्ब क्या है, अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज अग्रीमेंट विद अ सब्जेक्ट एंड इज मार्क्ड फॉर टेंस। ये क्या है, फिर से मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो क्या बोला जा रहा है, एक ऐसा फॉर्म है वर्ब का जो अग्रीमेंट दिखा रहा है विद द सब्जेक्ट एंड इज मार्क्ड फॉर टेंस, ठीक है। इन दोनों में अग्रीमेंट है, दोस्ती है। सब्जेक्ट मतलब उमेश काम बहुत मेहनत से काम करता है, वर्क हार्ड, बहुत मेहनत से काम करता, यस वर्क वेरी हार्ड करता था, राइट, दिस इज पास्ट। ओके, पास्ट प्रेजेंट को भूल जाते हैं, फिलहाल हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स देखते हैं। ओके, सो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, बहुत मेहनत से उसने काम किया, ठीक है। अभी मैं बोलूंगी उमेश, ठीक है, क्योंकि टेंस की बात थोड़ी कर ही दी है मैंने, तो थोड़ा सा हम इसको भी बोल सकते हैं। अच्छा, उमेश, उमेश अभी काम कर रहा है, ये यहाँ पे चेंज हो गया, ये क्या हो गया, टाइमिंग चेंज हो गया, करता था और करता है, ठीक है। या फिर अगर मैं लिखूं आई वर्क हार्ड, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो वर्क है, पहले तो उमेश के लिए फर्स्ट सेंटेंस में, ये फर्स्ट सेंटेंस मैंने पकड़ लिया, ये 2 ये 3, यहाँ पे वर्क है, ठीक है, यहाँ पे मैंने वर्क्स कर दिया, मैंने टाइम को चेंज कर दिया, ठीक है। टेंस का मैंने एक वीडियो बनाया, आप देख लीजिएगा जरूर, टेंस का इसीलिए मैंने पहले बनाया है बिकॉज इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वर्ब्स, ठीक है। टेंस का एक्चुअली दैट्स अ सब टाइप ऑफ वर्ब। अब क्या है ना, वर्ब का एक डिफरेंट फॉर्म है, वर्ब के बहुत सारे चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखना है, दैट्स व्हाई आई हैव पुट द वीडियो फर्स्ट, सो दैट वो देखने के बाद आपको ये इजीली समझ आ जाएगा, इट्स वेरी इजी, ठीक है। एनीवेज, थर्ड वाला जो है सेंटेंस, उसमें क्या है, आई वर्क हार्ड, तो ये जो वर्क है ये तीनों बार अलग अलग क्यों हो रहा है, बिकॉज इट अग्रीज विद द सब्जेक्ट। ओके, अभी उमेश को चेंज करके मैंने आई लिख दिया, तो ऑब्वियस सी बात है मैं तो नहीं बोल पाऊंगी, अगर यहाँ पे जैसे उमेश है, उमेश वर्क्स हार्ड, तो मैं क्या बोलूंगी, आई वर्क्स हार्ड, नो, बिकॉज क्या है, आई के साथ तो नहीं होगा ना वर्ब में एस, ये तो आपको पता है। ओके, सो दैट्स व्हाई क्या हो रहा है, अग्रीमेंट है बिटवीन वर्ब एंड नाउन, दैट्स व्हाई ये फॉर्म चेंज हो रहा है, तो ये फाइनाइट है, मतलब बेसिकली यू हैव टू नोट इट डाउन दैट फाइनाइट मतलब जो वर्ब चेंज होता है, चेंजेस, ठीक है। एंड नॉन फाइनाइट मतलब देखो उल्टा ही है, नॉन वर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है आपका ऑपोजिट होगा, तो इसमें क्या होगा, चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, डजंट चेंज। They do not show tense, person or number.
इनफाइनाइट, जिरंड, पार्टिसिपल। इसके 3 प्रकार है। अभी फिलहाल के लिए हम नॉन फाइनाइट को एक छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं। Okay, so before moving into these subcategories, let us first understand what is non-finite. मतलब ये तीनों non-finite के 3 types है, but first let's get the definition in our head. Okay, they do not show tense, person और number. ये तो थोड़ा बुकिश लैंग्वेज का डेफिनेशन हो गया। मतलब बेसिकली ये दिमाग में सोच लो, जो फॉर्म्स चेंज नहीं होते। आपका टेंस कुछ भी हो, किसी भी टाइम पे कोई काम करे, पास्ट में करे, फ्यूचर में करे, प्रेजेंट में करे, डजंट मैटर, आपका ये वर्ब हमेशा एक ही रहेगा, एक ही फॉर्म चलेगा। इसका क्या है? सपोज शी लाइक्स टू डांस, मैंने एक सेंटेंस लिखा है शी लाइक्स, ठीक है। ये लाइक्स जो है ना, ये कौन सा वर्ब है जरा बताइए तो, यहां से देख के बताइए कौन सा वर्ब है। नॉन फाइनाइट तो नहीं है, फाइनाइट है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये चेंज हो जा रहा है। शी लाइक्स टू डांस, आई लाइक टू डांस, दोनों सेंटेंस में क्या हो रहा है? लाइक्स वर्ड एक में एस आ रहा है, एक में एस नहीं आ रहा है, सो इट चेंजेस। सो हमने पढ़ा था फाइनाइट में चेंज होता है, सो ये चेंज होता है। सो दैट्स व्हाई बेसिकली चेंज जो नहीं होता है वो नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट क्या है? टू डांस, शी लाइक्स टू डांस। ओके, तो ये नॉन फाइनाइट है। ओके, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है। इन बोथ द केसेस इट्स द सेम, सो दिस इज नॉन फाइनाइट। Now let's move on to the next slide. Some important rules of modal verbs. Modal verbs के कुछ important नियम है। अच्छा, अभी तक हमने कितना कुछ पढ़ा? हमने पढ़ा पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके टाइप्स को पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा मेन वर्ब, ठीक है। लेकिन मेन वर्ब्स में जाने से पहले मोडल वर्ब्स जो था वो क्या था? वो आपका ऑक्सिलियरी वर्ब में था, मतलब हेल्पिंग वर्ब का एक सब टाइप था, ठीक है। उसके कुछ विस्तृत नियम है। लेट अस गेट इट इनटू आवर हेड्स, बिकॉज मैंने कहा है ना, वर्ब बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर इसको ब्रेक करके नहीं पढ़ेंगे ना, दिमाग के ऊपर से जाएगा, सर के ऊपर से जाएगा, ठीक है। सो पहले हम मॉडल्स को देख लेंगे। मॉडल्स के कुछ नियम है, जैसे मैंने एक नियम आपको बताया था, दैट मॉडल वर्ब के बाद वाला जो वर्ब है वो हमेशा एक ही फॉर्म में रहेगा, मतलब इट्स द ऑलवेज वर्ब वन, ठीक है। अभी देखते हैं बाकी क्या है। अभी मॉडल वर्ब्स आर नॉट अफेक्टेड बाय नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन मॉडल वर्ब्स अफेक्टेड नहीं होगा। ओके, अभी देखेंगे एग्जांपल्स, जैसे वी मस्ट फॉलो द गाइडलाइंस। मस्ट क्या है? मॉडल है। आई कैन पास दिस एग्जाम, कैन क्या है? मॉडल है। रोहित शुड हेल्प अदर्स, जैसे मैंने बोला था एबिलिटी, ये मस्ट मतलब ऑब्लिगेशन। अच्छा, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू, यू कैन ऑल्सो मेक नोट्स। नोट्स बनाना एक परीक्षार्थी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर नॉट मेकिंग नोट्स देन स्टार्ट नाउ। ओके, आई कैन पास दिस एग्जाम, दिस इज अबाउट एबिलिटी। एंड इसमें क्या है? शुड, ये होगा शुड हेल्प अदर्स। इट्स लाइक इट्स लाइक अ कंपल्शन, यू कैन से, मजबूरी, और अ रूल। अच्छा ठीक है, रूल उस तरह से नहीं लिखते हैं, वेट। ओके, सो मॉडल्स का काम आपको समझ में आ गया। दीज आर द मॉडल्स एंड दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट, बाय द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। मॉडल वर्ब्स डज नॉट टेक टू आफ्टर इट एक्सेप्ट ought एंड यूज्ड। मॉडल वर्ब के बाद कभी भी TO2 नहीं होगा, एक्सेप्ट ought एंड यूज्ड, ठीक है। लेट अस सी, हिमेश कुड पास दिस एग्जाम, हिमेश कुड पास दिस एग्जाम। इसके बाद क्या हम कुड टू की जरूरत है? यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें क्या है? हिमेश ought टू रेस्पेक्ट द टीचर्स। यहाँ पे ought अगर सिर्फ ought अगर लिखेंगे ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ought के साथ हमेशा टू यूज होता है, यूज्ड के साथ भी टू यूज होता है, ठीक है। हिमेश ought टू रेस्पेक्ट द टीचर्स बट हिमेश कुड पास दिस एग्जाम, इसमें टू नहीं होगा,
सिर्फ ought में और used में होगा. Okay? We can't use two modal verbs in a sentence without any conjunction. जैसे कि समीर can should do this work. ये गलत है क्योंकि दोनों modals हम साथ में यूज नहीं कर सकते विदाउट अ कंजंक्शन. यहाँ पे कोई कनेक्टिंग वर्ड है क्या? नहीं है. कनेक्टिंग वर्ड एब्सेंट. लेकिन यहाँ पे देखते हैं. अच्छा, ये एक ही यूज है मॉडल का. जैसे समीर कैन डू दिस वर्क, यहाँ पे एक ही मॉडल है. ठीक है, मॉडल 1. और यहाँ पे क्या है? समीर कैन एंड शुड डू दिस वर्क. कैन है मॉडल 1, शुड है मॉडल 2, बीच में क्या है? कंजंक्शन. सो समीर कैन एंड शुड डू दिस वर्क. ये नियम हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज there is a conjunction between two modals, so this is correct. Now moving on to the next slide. Both need and dare work as modal and main verbs, but as modal verb they are generally used in negative or interrogative sentences. Need और dare, ये जो modals है इसको हम हमेशा negative sense में use करते हैं. Suppose she need not call me, she dare not face her parents. ये दोनों नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है, इसीलिए नॉट यूज हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज द रूल. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज द फाइनल स्लाइड ऑफ द क्लास. ये हम लास्ट रूल पढ़ेंगे आज के लिए. इसमें क्या लिखा है? इन अ सेंटेंस व्हेन डू फॉर्म ऑफ द वर्ब कम्स बिफोर डेयर वी मस्ट नॉट यूज टू आफ्टर इट. ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? He dare not face his parents. तो यहाँ पे है एक सेंटेंस में अगर हम डू फॉर्म यूज कर रहे हैं वर्ब का डेयर के पहले तो हम टू यूज नहीं करेंगे. इन अ सेंटेंस व्हेन डू फॉर्म ऑफ द वर्ब कम्स बिफोर डेयर वी मस्ट यूज टू आफ्टर इट. जैसे कि he does not dare to face his parents. यहाँ पे क्या हो रहा है? इन अ सेंटेंस अगर हम डू फॉर्म वर्ब का यूज कर रहे हैं बिफोर डेयर, डेयर के पहले अगर यूज हो रहा है वी मस्ट यूज टू आफ्टर इट, जो यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. ठीक है, तो आज हमने पढ़ा मॉडल्स. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बीच में डिफरेंस क्या है और हम उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे. एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग्स अबाउट वर्ब. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए. थैंक यू.